इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अपने एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब अगर हमें इसके जीरो निकालने हैं तो हम करेंगे क्या, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3/2। तो हमें इस क्वेश्चन से ये तो आइडिया लग गया कि अगर हमारे पास कोई भी अगर लीनियर प्रॉब्लम होगी या लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास एक जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की। अब जनरल फॉर्म में हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में होता क्या है, एक तो हमारे पास वेरिएबल रहेगा जिसकी पावर 1 है, उसके साथ साथ हमारे पास एक कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके कांस्टेंट को तो a लिख देते हैं और साथ में जो बाकी का बचा हुआ कांस्टेंट है उसको b मार्क कर देंगे। तो आप देखेंगे कि अगर इसका हमें जीरो निकालना है, कि इसका हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है कि क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा ax प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। तो इधर से आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी लीनियर अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसका जीरो इस तरीके से निकाला जा सकता है, मतलब डायरेक्ट तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से लिखना है, ऐसा भी नहीं कि आपको सॉल्व भी करना है, आपको डायरेक्टली इसका जीरो लिखना होता तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट नहीं माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या थी, ये 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। और ये कितना था, ये था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2। ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में इसको देख सकते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि फॉर्मूले से भी डायरेक्टली आ सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता भी नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो उससे भी आ जाएगा। लेकिन अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसके कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कैसे डिस्कशन करेंगे हम। तो कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है 3x² माइनस 12x प्लस 9। ये पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया। अच्छा, ये सही से नहीं लिखा है इसमें, अच्छा मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया 3x² माइनस 12x प्लस 9। इस तरीके से पॉलिनोमियल दे दिया गया है और पूछा गया है कि इसके जीरोस बताने हमें। अब आप देखिए, इसके अगर आपको जीरो निकालने हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम जो मिडल टर्म होता है, क्योंकि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा कि इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। और मिडल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि ऐसे हमें दो नंबर लेने हैं, कोई भी दो नंबर ऐसे जिनका सम कितना आना चाहिए, इस नंबर के इक्वल, विच इज -12, और साथ में प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब इन दोनों के नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो ऐसे दो नंबर होने चाहिए हमारे पास जिनका मल्टीप्लिकेशन 3 × 9 विच इज 27 के इक्वल होना चाहिए और साथ में उनका सम होना चाहिए -12 के। तो देखिए कौन कौन से वो दो नंबर हो सकते हैं, -9 और -3, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -12। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो -12 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 27, क्योंकि दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर हमारे लिए परफेक्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं -9x में और साथ में माइनस का 3x में। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3x²। ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम इस पॉलिनोमियल px को क्या लिख सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 3x। तो अगर हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 भी हमने कॉमन ले लिया और साथ में एक x कॉमन ले लिया, तो बचा सिर्फ एक x। इधर से अगर हम देखेंगे तो x तो हमने कॉमन ले लिया पहले, साथ में 3 भी कॉमन ले लिया। अगर हम इसमें 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा तो सिर्फ 3, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3। इधर से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम -3 का कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x, क्योंकि इसमें से -3 चला गया तो बचा कितना x। इसमें क्या रहेगा, देखिए ये प्लस का 9 था, हमने माइनस का 3 कॉमन लिया है। अब आप सोचिए अगर प्लस के 9 को आप -3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा सिर्फ -3। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर -3 × -3 होता तो ही 9 आता। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रिवर्स प्रोसेस से भी देखेंगे तो ये 9 आता। तो 9 को अगर स्प्लिट करना है तो -3 × -3 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी पूरे इक्वेशन में x - 3 और x - 3 दोनों केसेस में कॉमन है, तो हम यहाँ पर x - 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा कितना 3x - 3। ठीक है, क्योंकि इसमें से x - 3 कॉमन आ गया तो ये बचा 3x और यहाँ से बचा -3, तो ये -3 इधर आ गया, ये 3x इधर आ गया।
सो बेसिकली हम पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, तो ये 3x माइनस थ्री इज इक्वल टू 3x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। इसमें भी आप 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। अब अगर आपको पूछना है कि यहाँ पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, तो जब भी हम जीरो निकालते हैं तो इसको जीरो से इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को अगर आप जीरो से इक्वेट करने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता सॉल्व करना। लेकिन जब हमने इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया है, फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है, अब इसको अगर हम जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसको आपने जीरो के साथ इक्वेट किया तो आपको पता है कि अगर दो टर्म्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका आंसर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब उनमें से एटलीस्ट एक टर्म तो जीरो होगी। ठीक है, तो अगर ये जीरो होती है x माइनस वन, ये जीरो होता है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और अगर ये जीरो होता है x माइनस थ्री तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 3। सो ओवरऑल हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1 एंड 3। सो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हैं, 1 और 3। इस तरीके से हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे अगर हमारे पास पी एक्स कुछ इस तरीके से दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस थ्री, ये हमें दे दिया गया। इसको भी अगर हम सॉल्व करने जाएं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अगर आप देखिए यहाँ पर हमें कितना चाहिए, कोई भी दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम होगा +5 और साथ में प्रोडक्ट होगा कितना -6। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि नंबर ले लेते हैं 3 और 2, जो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि 3 + 2 5 हो जाएगा, लेकिन 3 × 2 जो होगा वो +6 होगा, -6 नहीं होगा। और हमें क्या चाहिए, -6 चाहिए हमें। तो यहाँ पर -6 कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो करेंगे क्या हम कि यहाँ पर एक और नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर -6 और +1, -6 नहीं उल्टा ले लिया मैंने, आई थिंक 6 और -1 ले लीजिए, यहाँ +6 और -1, क्योंकि इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने के बाद +5 आएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये +6 मल्टीप्लाइड बाय -1, प्लस और माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ पर 6 × 1 6 हो जाएगा, तो ये -6 आया। तो इससे हमें ये पता चला कि जो दो नंबर थे वो 3 और 2 नहीं थे, वो 6 और -1 थे। तो हम इसको 6x और -1x के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, और ये -3 था और ये कितना था 2x स्क्वायर, और ये हो गया px। तो हम ये बोल सकते हैं कि px इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 2x कॉमन आ सकता है। 2x कॉमन अगर हमने ले लिया तो यहाँ से बचेगा कितना, सिर्फ x, और यहाँ से कितना आएगा 2x अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 3। अब इधर से देखिए यहाँ पर अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे दोनों में तो ये कितना हो गया, बचेगा सिर्फ x + 3, क्योंकि माइनस इधर से भी कॉमन इधर से भी कॉमन, तो इधर x बचेगा और इधर +3 बचेगा। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन में x + 3 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इसको भी कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ पर ये हो गया x + 3 टोटल कॉमन आ गया, और बचा क्या अंदर, ये यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से कितना बचा -1, तो यहाँ से आ गया 2x - 1 × x + 3। अब देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, अगर आप इसके आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो करना क्या है कि बस कोफिशिएंट ऑफ x जो है ना वो 1 बना दीजिए। इधर कोफिशिएंट 1 है, इधर भी कोशिश करिए 1 बनाने की। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x - 1/2 और ये हो जाएगा x + 3। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि अगर इस केस में हमें निकालना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या होगा, इसको 0 से इक्वेट करिए। जैसे ही इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो या तो ये टर्म 0 होनी चाहिए या तो ये वाली टर्म 0 के इक्वल होनी चाहिए। सो x - ½ अगर 0 के इक्वल होगा तो कितना होगा, और x + 3 अगर 0 के इक्वल होगा तो कितना आंसर आएगा। सो यहाँ से आ जाएगा x = ½ और यहाँ से आ जाएगा x = -3। सो यहाँ पर आ गया x = ½ एंड -3, ये आंसर है। सो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो जीरोस जो आए हैं वो 1/2 और -3 है। अब इस इक्वेशन से भी आपका आंसर सेम ही आता, बस मैंने यहाँ पर जानबूझ के इस तरीके से किया ताकि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीख पाएं, इसलिए हमने यहाँ पर x के कोफिशिएंट को दोनों केसेस में 1 बनाया, इस केस में बनाया और इस केस में भी बनाया हमने। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक जनरल केस दिया जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास अगर दे दिया गया किसी ने कि px = ax² + bx + c, इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल दे दिया
और पूछा कि भाई इसको बताइए कि इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा, ये इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे, अल्फा और बीटा के बीच में। तो अगर हम ये इसको देखें तो जैसे हमने बाकी के केसेस में देखा था, तो क्या हुआ था, हमने नोटिस किया था कि जब भी हम जीरोस की बात कर रहे हैं, आप देखिए ये इक्वेशन इससे इक्वेट हो रही थी, मतलब ये है कि अगर हम जीरोस की बात करें तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं ना कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कुछ ना कुछ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे। लेकिन यहां पर एक और चीज नोटिस करने वाली है कि अगर x के कोफिशिएंट 1 था ना, तो कहीं ना कहीं यहां पर कांस्टेंट भी आने के चांसेस होते थे। इस केस में जैसे कांस्टेंट आ गया, इस केस में भी कांस्टेंट बाहर आया, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कांस्टेंट बाहर आएगा, लेकिन अगर आपको x के कोफिशिएंट 1 लेने हैं तो कई केसेस में कांस्टेंट बाहर आ भी सकता है, कई केसेस में कांस्टेंट 1 ही रह जाता है, तो आपको पता नहीं चलता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये जनरल केस है, तो यहां पर एक कांस्टेंट भी ले लेंगे। मान लेते हैं यहां पर कांस्टेंट हो गया k, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरी इक्वेशन को हम इससे इक्वेट कर सकते हैं। अगर आप इसको इससे इक्वेट करके देखेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखते हैं। हम ये बोल सकते हैं ना कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर अभी भी किसी के माइंड में ये कंफ्यूजन है ना कि हमने x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा को हमने इस तरीके से क्यों लिखा, तो आप खुद देखिए जितने भी हमारे पास रूट हैं यहाँ पर, जैसे आप देखिए यहाँ पर 1 आया था ना, तो ये x माइनस 1 के फॉर्म में था, यहाँ 3 आया था, ये x माइनस 3 के फॉर्म में था। मतलब जितना भी रूट हो रहा है उसका x माइनस दैट पर्टिकुलर रूट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अनदर पर्टिकुलर रूट, इसी फॉर्म में आ रहा है। मतलब आप देखेंगे कि x माइनस वो पर्टिकुलर रूट था जो पहला वाला था, और x माइनस सेकेंड रूट। ठीक है, अगर आपके पास 3 रूट होते, मान लेते हैं हमारे पास गामा भी रूट होता, तो हम लिखते हैं x माइनस गामा के फॉर्म में। तो आप हर बार नोटिस करेंगे कि हम इस तरीके से ही लिख रहे हैं इक्वेशंस को। क्लियर है? तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर भी किया है। ठीक है, हमने क्या किया, अगर हमारे पास जब x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा भी रूट हो सकते हैं। ठीक, मतलब रूट नहीं, वो इसके पार्ट हो सकते हैं इक्वेशन के। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे कि इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो एज इट इज रहने देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। यहाँ से आप देखेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का बीटा इंटू एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा, वो भी प्लस का, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा एक्स माइनस के इंटू बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब आप देखिए, पहले तो हम यहाँ पर के एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अगर हम x के कोएफिशिएंट को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा के अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले रखा था कॉमन, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस भी इंक्लूड नहीं किया अंदर, और ये x हो गया प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया था इसलिए यहाँ पर प्लस अंदर है, क्योंकि अगर आप -1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी प्लस रहेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कोफिशिएंट्स है वो सेम होने चाहिए। तो ये a की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, k के इक्वल होगी, और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि b की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, माइनस का के अल्फा प्लस के बीटा के फॉर्म में। ठीक है, c की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पर ही हो जाएगा c की वैल्यू k इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इधर से आप नोटिस करेंगे, अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के। यहाँ से कितना आता है, ये हो जाएगा अल्फा, अच्छा देखिए आप k कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस का k कॉमन आ गया और ये b आ गया। इधर से फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई के लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का k इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन ये माइनस नीचे ना लिखकर मैंने सीधा ऊपर ही लिख दिया है। एक ये इक्वेशन बनकर आई और एक ये इक्वेशन बनकर आई। दोनों ही केसेस में हमने पहले तो ये देख ही लिया था कि x, ये जो a है इसकी वैल्यू ही k है, मतलब k जो वैल्यू थी एक्चुअल में वो a के ही इक्वल है। तो आप इसको तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं k की जगह a को, तो यहाँ से कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, इधर से क्या आएगा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा शुड बी इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस का b बाई ए। ये है, ये था हमारा रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है और अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो रूट्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स जो है वो हो जाएगा माइनस का b बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है
वो हो जाएगा प्लस का c बाई ए। ठीक है, और यहाँ पर ये b और a और c और a, ये चीज़ हमें पता है ना कि किस किस के कोफिशिएंट है। जहाँ पर a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म। अब आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में ये इस तरीके से भी लिखा रहता है कि यहाँ पर b की जगह वो इस तरीके से लिख देते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, फिर a को हम लिख देते हैं माइनस माइनस नहीं, a की जगह हम लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि कांस्टेंट टर्म, नीचे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लेकिन इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया तो लग ही गया ना कि ये कोफिशिएंट इसका है x का, ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है, तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है जब आपको आइडिया लग गया है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। मतलब अगर हमारे पास कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो किस तरीके से सॉल्व करना है हमें आइडिया लग गया है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आइडिया लग गया है तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए भी गए हैं। हाँ, तो यहां पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है px, ये एग्जाम्पल 2 है। तो यहां पर दिया क्या गया है कि हमारे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यह पॉलिनोमियल दे दिया, और पूछा गया है कि इसके तो पहले हमें जीरोस निकालने हैं। जीरोस मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है, और साथ में ये पूछा गया है कि अल्फा और बीटा और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है, जो अभी हमने एक फार्मूला बनाया है, उसको वेरीफाई करके देखना है कि वो सही फार्मूला है कि नहीं, इस इक्वेशन के अंदर वो फिट बैठ पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जीरोस निकाल लेते हैं। जीरोस किस तरीके से निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सबसे बढ़िया। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई भी दो नंबर का सम कितना होना चाहिए, 7, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 था और ये 10, तो 1 इंटू 10 हो जाएगा 10, तो इसका प्रोडक्ट हो जाना चाहिए 10 और साथ में सम हो जाना चाहिए 7, और वो तो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ 5 और 2 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, इनको अगर ऐड करोगे तो 7 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 को ब्रेक करेंगे 5 और 2 में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 10। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि px इज इक्वल टू, x को अगर हम कॉमन लेंगे इस पूरे केस में तो ये क्या होगा, x प्लस 5। अगर हम इस पूरे केस में 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 5। अब इस पूरे केस में इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम अगर x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 5, और यहाँ पर ही कितना बचेगा, x प्लस 2। तो अगर हमें जीरोज निकालने हैं तो हमें करना क्या है, इसको इक्वेट करना है 0 के बराबर। जैसे आप 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, माइनस का 5 एंड माइनस 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर -5 एंड -2। ये तो चलो क्लियर हो गया कि इनमें से एक की वैल्यू हम अल्फा ले लेते हैं और दूसरे की वैल्यू हम बीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो बीटा हो गया हमारे पास -2 और यहाँ पर अल्फा हो गया -5। क्लियर है। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए -b/a। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, अल्फा और बीटा, मतलब -5 हाँ अल्फा है और प्लस माइनस का 2 बीटा है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है, b है हमारा 7। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना माइनस ऑफ 7/a कितना है 1, तो -7/1। तो ये हो जाएगा -5 -2 इज इक्वल टू -7। सो ये -7 इज इक्वल टू -7। ठीक है, माइनस का 7। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली इक्वेशंस दोनों इक्वल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो वेरीफाई हो गई। बट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हम क्या करें भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा c/a के इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले निकाल के देखते हैं कितना आएगा। ये दोनों रूट्स थे तो -5 मल्टीप्लाइड बाय -2 किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म c डिवाइडेड बाय a था 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा और यहाँ से भी 10 आ रहा है और दोनों प्लस के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से भी ये वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हमें वेरीफाई करना है कि इक्वेशन सही थी कि नहीं थी। अगर इक्वेशन सही थी तो LHS इज इक्वल टू RHS अपने आप आ जाएगा और एस्टेब्लिश हो जाएगा रिलेशनशिप हमारे पास। इतना क्लियर हो गया। अगर ये पार्ट आपको क्लियर हो गया तो हम सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। सेकंड इन द सेंस एग्जांपल 3, इस लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन है वो, लेकिन वैसे देखा जाए तो एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 3 में दिया क्या गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स।
ये ज़ीरोज़ निकालना सबसे आसान है। अब आप देखिए, अगर हम एग्जाम्पल 3 देखें तो कई लोग इसमें क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया गया है, तो यहाँ तो हमारे पास एक्स की कोई टर्म ही नहीं है। अच्छा, मैंने ये थोड़ा सा, हाँ देखिए, यहाँ पर इक्वेशन दी गई है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, और पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर हमें जीरोज निकालना है, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करे कैसे? बीच में तो एक्स की कोई इक्वेशन नहीं, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है, एक्स का टर्म ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही ये चीज़ सॉल्व होती है। अगर आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, और इसको हम 3 को क्या बोल सकते हैं, रूट ओवर 3 का स्क्वायर। तो ये इस टाइप का फॉर्म बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप का फॉर्म बनना है, जिसको हम बोलते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3, क्योंकि यहाँ पर ए की जगह ये एक्स हो जाएगा, बी की जगह रूट 3 हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस रूट 3। ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अब हमें इसको अगर 0 से इक्वेट करना है तो ये कितना आएगा, इसकी वजह से आ जाएगा माइनस रूट 3, और इसकी वजह से आ जाएगा प्लस का रूट 3। ये आंसर है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसके रूट्स ही आएंगे। मतलब अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं हम माइनस रूट 3 और बीटा की वैल्यू प्लस रूट 3, क्योंकि एटलीस्ट एक हमें माइनस लेना पड़ेगा और दूसरा प्लस लेना पड़ेगा। फिर से वही है, वेरीफाई करना है हमें। तो अल्फा प्लस बीटा को अगर हम वेरीफाई करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, माइनस का बी बाई ए। अब देखिए, अल्फा है माइनस रूट 3 और बीटा कितना है, प्लस रूट 3, और यहाँ पर माइनस बी बाई ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो मतलब बी की वैल्यू तो 0 होगी, और बाई ए कितना है 1, तो राइट हैंड साइड पे तो आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आएगा, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये भी 0 आ गया। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो सम के केस में तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी बाई ए। अब देखिए, सी बाई ए की वैल्यू डाल के देखते हैं। सी मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू है कितनी है, माइनस का 3। इसमें गलती मत करना, कई लोग इसमें प्लस 3 लिख देते हैं, माइनस भूल जाते हैं, जबकि माइनस लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा है माइनस रूट 3, बीटा है रूट 3। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो गया, रूट 3 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 3, विच इज़ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से ये भी हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये चीज़ है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये भी आइडिया लग गया कि किस तरीके से हमें वो जो कोफिशिएंट्स थे, कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन था वो भी वेरीफाई करना आ गया। ठीक है, अब देखिए, इसी चीज़ की हेल्प से अगर कोई कहे कि आपको यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन के हिसाब से भी दिया गया है, कोई कहे आपको पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब कहा गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर दिस वन। मतलब ये है कि सम जो है अल्फा प्लस बीटा वो है माइनस का 3, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, ये हो जाएगा 2। और हमें बताना क्या है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का बी बाई ए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिख देंगे, विच इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बी की वैल्यू कितनी होगी 3 टाइम्स ऑफ ए। अब आप देखिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि यहाँ से सी बाई ए होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, सी बाई ए, तो ये सी बाई ए शुड बी इक्वल टू 2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सी की वैल्यू हो गई 2a। अब आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं इफ़ a इज इक्वल टू 1 या a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3, कोई सा भी a का नंबर आप ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं a की ये पर्टिकुलर वैल्यू ही लेनी पड़ेगी तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने a को 1 लिया तो b को कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और c को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2। अगर आप a को 10 लेते तो ये 30 आता, ये 20 आता, उस हिसाब से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए 1 था तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, और c कितना था 2x। अब क्या है कि a1 लेने से बस ये बेनिफिट है कि यहाँ पर एक ठीक ठाक सी इक्वेशन बन के आती है। अगर हम यहाँ पर लिखते 10x स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखते 30x प्लस, और यहाँ पर लिखते 20x, तो बड़ा अजीब सा लगता। इससे बढ़िया ये है कि यहीं तक खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, इसीलिए ज़्यादातर लोग a की वैल्यू बहुत छोटी ही लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास कोई इक्वेशन इन जनरल इस तरीके से आ जाए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
अब तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमारे पास 3 एटलीस्ट रूट होने चाहिए मैक्सिमम, तो ये अल्फा बीटा और गामा हम रूट से ले लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा और मल्टीप्लाइड बाय x माइनस गामा, ये पूरा पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हमने हर बार देखा है कि यहाँ पर बाहर एक कांस्टेंट लेना ही पड़ता है, तो हमें यहाँ पर भी k लेना पड़ेगा। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, तो ये कितना आएगा, ये हो गया ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी शुड बी इक्वल टू k इंटू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x आ जाएगा, पहले हमने किया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, और ये था x माइनस गामा। ये तो हमने लास्ट वाले केस में कर लिया था, ठीक है। तो ये लास्ट वाले केस से आपको याद होगा कि किस तरीके से करना है। अब आप देखिए, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये फिर गामा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का गामा, ठीक है। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। अच्छा, माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये एक्स भी होना चाहिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा और ये गामा। क्लियर है। तो यहाँ से k इंटू एक्स क्यूब, जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको भी हम कॉमन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से टर्म्स हैं, एक ये k क्यूब आ गया, अच्छा मैंने इसको x इंटू ये किया था तो ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक तो ये हो गया, और साथ में कितना होना चाहिए, एक ये वाला हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम देखेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, तीनों का सम इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर अल्फा इंटू बीटा है x, तो हम यहाँ से हम देखते हैं कि कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा, और इधर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू गामा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस थे तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस अल्फा इंटू गामा, और ये भी माइनस माइनस प्लस तो हो ही चुका है, तो फिर ये बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय एक्स, फिर साथ में कितना आएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हो गया। इसको हम बोलते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखिए, इसको इक्वेट कर, अगर हम इसको इक्वेट करें तो क्या आना चाहिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आप इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, एक तो यहाँ पर पहले k को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, और साथ में कितना हो जाएगा, माइनस का k इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा, और ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी। दोनों को कंपेयर करना है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि k की वैल्यू तो हो गई a, k की जगह आप a ही लिख दीजिए, सबसे बढ़िया है। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू कितना, p, b के बराबर। तो यहाँ पर इससे हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाय के, राइट। और ये b बाय के की जगह हम सीधा क्या बोल सकते हैं, k की वैल्यू है a, तो हमने यहाँ पर a लिख देते हैं, सबसे अच्छा है, बार बार का टेंशन ही खत्म। इधर भी हम बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर ये हो गया प्लस का k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, और ये कितना था, बीटा गामा और अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, अब यहाँ पर ये x वाला कोफिशिएंट था c, तो इसका c के इक्वल होना चाहिए। तो आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये हो जाएगा c बाय के, c बाय के मतलब c बाय a हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू कितनी थी, a के इक्वल। तो ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन सेकंड आ गया। अब हम थर्ड रिलेशन पे बात करते हैं। तो थर्ड रिलेशन क्या था, ये वाला। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि माइनस के अल्फा बीटा गामा शुड बी इक्वल टू डी। तो यहाँ से कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा शुड बी इक्वल टू माइनस डी बाय के। डी बाय के आना चाहिए था, लेकिन हम के की जगह ए लिख देंगे, तो ये हो गया। तो ये थे हमारे रिलेशनशिप्स बिटवीन द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर कोई हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो हम क्या करेंगे कि कभी भी अगर सम होगा रूट्स का अगर आपके पास सम होगा तो वो कितना हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, माइनस का बी बाय ए, मतलब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का साथ में ए का। और अगर हमारे पास दो का सम है, मतलब दो का पहले प्रोडक्ट है, फिर उन तीनों का सम है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी बाय ए। और यहाँ से ये कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज माइनस डी बाय ए। इस तरीके से आएगा। तो ये रिलेशन क्लियर हो गया।
अब हमने क्यूबिक वाला रिलेशन तो समझ लिया। अब हम देखते हैं कि अगर ये क्यूबिक वाला रिलेशन से अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल 5 दिया गया है। कहा क्या गया है कि ये 3 वैल्यूज हैं, इनको वेरीफाई करना है कि ये जीरोस इस पॉलिनोमियल के हैं कि नहीं है। कैसे वेरीफाई करेंगे? सिंपली है कि यहाँ पर वैल्यू डालिए, वैल्यू डाल के देखते हैं कितना आंसर आएगा। पी एक्स कितना आया था? पी एक्स हो गया 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब अगर हम p की जगह x की जगह 3 रखते हैं तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 विच इज़ ये 3 क्यूब कितना होता है 27, 27 इंटू 3 कितना होगा 81, इतना आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आ गया माइनस का 5 इंटू 9, और यहाँ पर ये कितना आ गया माइनस 33, और ये माइनस का 3, तो ये हो गया 81 इंटू 5 9 45, और ये कितना हो गया 36, और ये हो जाएगा 81 माइनस 81। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि P3 की वैल्यू कितनी आ रही है 0। सो P3 इज इक्वल टू 0, हैंस वेरीफाइड दैट 3 इज द रूट। तो 3 तो हमारा क्लियर हो गया कि 3 रूट है। ठीक है, अब -1 की बात करते हैं। अगर मैं -1 यहाँ पर Px में -1 रखता हूँ तो कितना होगा? P -1 शुड बी इक्वल टू 3 इंटू -1 होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। तो यहाँ से हो गया 3 इंटू -1, क्योंकि -1 का क्यूब भी -1 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा? ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया -5 इंटू +1, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस विच इज़ +11, और ये -3। तो यहाँ से कितना आ गया? इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो -3, इन दोनों करेंगे तो -5, और ये हो गया +11, और ये -3, -3 -5। ये तीनों टर्म नेगेटिव हैं, तो तीनों का ऐड करके देख लेते हैं। तो 3 5 11 सॉरी 3 5 8 और 8 3 11, तो ये बोल सकते हैं माइनस का 11, और यहाँ पर ये प्लस का 11 था ही, तो दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचा कितना? P -1 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि P -1 की वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी। अब यहाँ पर इतना तो आंसर आ गया कि ये दोनों हमारे जीरोज हैं। तो तीसरा वाला भी चेक करके देख लेते हैं। ऑल्दो तीसरे वाले को चेक करने के और भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अभी हम ट्रेडिशनल मेथड से ही चेक कर रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर P माइनस का 1/3 क्या होगा? 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 एंड दिस वन इज -3। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 3, देखिए माइनस अगर है तो ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि क्यूब में तो माइनस का माइनस ही रहता है, और ये कितना हो जाएगा 3 क्यूब मतलब 27। इतना क्लियर है? अब 27 हो गया तो हम इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया माइनस का 5, अब स्क्वायर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/9। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 11/3, और ये माइनस का 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर अगर सबके केस में देखेंगे तो ये कितना आएगा? एक्चुअली मुझे इस तरीके से लिख देना चाहिए था -5/27, और ये माइनस का 5/9, और ये प्लस 11/3 माइनस का 3/1। ठीक है, इस तरीके से है कुछ। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो हम करेंगे क्या? इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं करके ही बता देता हूँ। जितने भी टर्म्स हैं सबका एलसीएम 27 आ गया, 27 एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर क्या आएगा? इसमें तो रहेगा 5, ये तो एज इट इज माइनस का 5 ही रहेगा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन दूसरे वाले में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर 27 बनाने तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस का 15, क्योंकि 5 इंटू 3 इज 15। यहाँ पर कितना चाहिए आपको? 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा, तो ये प्लस का 99। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले में भी 27 से, तो 3 इंटू 27 कितना होता है? 81। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 81 हो गया, ये -5 और ये -15, तो ये -20 हो गया, -20 और ये माइनस का 81, तो ये कितना हो गया? आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि -1/3 तो यहाँ पर फिर 0 नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी होगी कहीं ना कहीं, तो अदरवाइज तो ये आना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक करी है, 3 की जगह मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, ये एक्चुअली में 3 रहेगा, और 3 की जगह 5 लिखने की जगह हम सीधा इसको कैंसिल आउट भी तो कर सकते हैं, इतना क्यों लिखना? तो ये माइनस का 1/9 था एक्चुअली में, ये नहीं था। ठीक है, तो इसकी जगह मैं इधर लिख देता हूँ -1/9 -5/9 प्लस 11/3 एंड दिस वन इज 3/1। तो ये चीज़ गलत थी। यहाँ पर ये कितना होगा? P -1/3 शुड बी इक्वल टू,
ये हो जाएगा -1/9। तो सबका पहले हम 9 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया -1, ये -5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 11 को देखें, 3 को अगर हमको करना है तो 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 आएगा। तो यहाँ पर ये है कि इसको ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ 33। अब यहाँ पर अगर हमें 9 क्रिएट करना है तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 है, 9 क्रिएट करने के लिए ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, -1 इंटू -1 और -5 कितना हो गया, -6। -6 को अगर हम -27 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -33, और ये प्लस का 33 तो था ही, /9। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, न्यूमरेटर हो गया 0/9 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास p -1/3 भी वेरीफाई हो रहा है कि ये भी हमारा रूट है। तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये तो अच्छा मतलब चेक करना था कि कितना ये तीनों रूट्स हैं कि नहीं। अब ये वेरीफाई करना है कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो भी सही है कि नहीं है। अब देखते हैं इनके बीच का रिलेशन। इनके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, हमने कहा था कि सम ऑफ रूट्स शुड बी इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ रूट शुड बी इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर तीनों का सम कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 3 प्लस -1 हो जाएगा और प्लस -1/3 इतना होगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a। -b/a मतलब कितना होगा, यहाँ पर b कितना है, -5, तो ये -5 डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए। अब इनको ऐड करके देखते हैं पहले। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 1 विच इज़ 2, और ये माइनस का 1/3 इज इक्वल टू ये प्लस का 5/3 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -1, 5/3। यहाँ से 5/3 शुड बी इक्वल टू 5/3, इतना आंसर आएगा। तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है, अगर दो का सम लेते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए C/A, और ये प्लस में रहेगा। आप देखिएगा कि यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, फिर उसके बाद माइनस आएगा। इस तरीके से ऑल्ट्रेशन भी चलता रहता है। तो अल्फा बीटा को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये -1, ये दोनों थे अल्फा बीटा। फिर हम बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा और गामा को। तो बीटा कितना था, बीटा यहाँ पर था -1, और ये गामा कितना था, -1/3, मतलब बीटा -1 और गामा हो गया -1/3। सो यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी है, अच्छा गामा और अल्फा भी करना है ना, तो ये -1/3 एंड देन 3। अब सी की वैल्यू कितनी है, सी है -11 और ये ए है 3, तो हम ये बोल सकते हैं -11/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 1/3। इन दोनों में तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना -1, तो ये आ गया -11/3। माइनस माइनस कितना ऐड हो जाएगा, तो ऐड अप होने के बाद कितना आएगा, ये -4 प्लस 1/3 शुड बी इक्वल टू -11/3। अब इसको अगर देखते हैं चेक करके, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो गया, -12 हो गया, ये +1 और ये -11/3। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये कितना होगा, ये हो जाएगा -11/3, क्योंकि -12 और +1, तो यहाँ पर ये -11 आ गया और ये -11/3 तो था ही। तो इस केस में भी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अब ये दोनों वेरीफाई हो गए तो थर्ड वाला भी वेरीफाई हम करके देख लेते हैं। थर्ड वाला कैसे वेरीफाई करेंगे वो चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम थर्ड वाले को वेरीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, थर्ड वाले में ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये किसके इक्वल होने चाहिए, ये हो जाना चाहिए -d/a के इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ये रूट्स हैं 3, -1 और ये -1/3, ये तीनों रूट्स हैं। और ये कितना था, d/a कितना है, d कितना है -3, तो ये -3, d की जगह हम लिखेंगे -3 और a की जगह हम लिखेंगे 3। ठीक है, 3 को 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में थे। अब बचेगा सिर्फ -1 इंटू -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ही बचेगा -1, तो ये -1 +1 हो जाएगा, इधर भी -1 +1 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि LHS शुड बी इज इक्वल टू RHS इन दिस केस। तो यहाँ पर ये वेरीफाई ये भी हो गए। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये वेरीफाई किस तरीके से करा जाएगा, और हमें ये भी पता चल गया कि फार्मूला कैसे बन के आता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को। तो ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।